नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मेरे ख्याल से। एक लड़का है कि और उसने एक उसका एक वीडियो है और काफ़ी वायरल हुआ था। और उसकी पूरी वीडियो देखी, लगभग जो है 9-10 मिनट की वीडियो है। और कितना शांत और सही तरीके से अपनी बातों को रख रहा है। उसके अंदर जो गुबार है वो मतलब जो संस्थाएं हैं हमारे देश में, उसके प्रति जो मन में गुबार है, जो तकलीफ है, जो वो झेल रहा है इतने सालों से। 27-28 साल उम्र होती होगी और दिहाड़ी मजदूर है। और मुझे नहीं लग रहा है कि पढ़ा लिखा है उसके सेंस से ही। और उसने कहा भी नहीं ऐसा कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। बट मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके जो बोलने के तरीके हैं, जिस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहा है, वह एक चीज है कि आप उसको कैसे देखते हैं। लोकतंत्र में संवाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोकतंत्र में सवाल भी उठने चाहिए। सवाल उठने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उसको सुधारने का मौका मिलता है। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ? मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यह चीज़ नोटिस किया है कि जो अपने जातीय संगठन है, वहाँ पे भी इस तरीके की समस्याएं हैं कि आप संवाद एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन जो अपने समाज के संगठन हैं, जातीय जो संगठन है, वो संवाद को ही ब्लॉक कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप सवाल करें। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो जो संगठन में या जाति में जो दिक्कतें हैं, सॉरी, जो जाति में जो दिक्कतें हैं, जो संगठन में अगर किसी तरीके की दिक्कत समझ आ रही है सामने वाले को, तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? पहली चीज तो यही है कि आप उस प्रॉब्लम को पहले स्वीकारें। अगर हम प्रॉब्लम को नहीं, समस्या को नहीं स्वीकारेंगे तो हम समस्या को खत्म नहीं कर पाएंगे। और आपके यहाँ समस्या यह है कि जो जातिगत जितने संगठन चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ पढ़े लिखे लोग नहीं जुड़ रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? क्योंकि एक चीज तो, दो चीज मुझे समझ आई इतने सालों में। एक तो यह है कि वे जो है कहीं ना कहीं सबसे पहली जो चीज है वो कहीं ना कहीं जो है राजनीति से प्रेरित होकर इस तरीके का काम करते हैं। दूसरी जो चीज है, उनको लगता है कि ये मैंने पहले भी कहा कि उनको सम्मान चाहिए समाज के अंदर। तो सम्मान ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता, उसके लिए कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे आपको। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा कि आपने संगठन बना लिया, 4 जगह चले गए और आप मतलब अगर बाढ़ आ रही है तो उसमें कुछ लोगों को सहायता कर दी, ब्लड की ज़रूरत है तो वो कर दिया। और किसी को जो है मारपीट हो गई तो वहाँ चले गए, उसका थोड़ा-सा पंचायती करा दिए। ये इस तरीके का काम करेंगे तो इस तरीके का काम तो कोई भी एनजीओ बना के किया जा सकता है। उसके लिए जातीय नाम रख के, धानुक नाम रख के आप कोट अनकोट आप संगठन क्यों चलाना चाहते हैं? जातीय संगठन चलाने का मतलब यह होता है कि आप अपनी जाति के अंदर की समस्याओं को जो है खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपकी जाति के अंदर समस्या क्या है? पहली बात तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि दिक्कतें कहाँ आई, क्यों आई, कैसे आई। आज आप मान लीजिए कि किसी तरीके से पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को, अब ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अगर ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं या उसको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है किसी तरीके से, तो आप इस चीज़ को समझिए कि आगे उसका अगला पीढ़ी भी एक तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। अब वो ब्लॉक कैसे होगा? ब्लॉक ऐसे होगा कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए हमें जो है यह करना पड़ेगा कि हम जाति के अंदर जो समस्याएं हैं वो पूरी समस्या, अगर आप जो प्रोटेस्ट हुआ अभी
उस प्रोटेस्ट का जो सबसे मुख्य मुद्दा था वो क्या था? वो था पेपर लीक। पेपर लीक के साथ साथ चीज़ें अटैच होती चली गई कि पेपर लीक को सुधारना है, फिर शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा जुड़ गया, फिर उसके साथ जो है ये नीट का पेपर लीक के साथ और भी परीक्षाओं का जो लीक होना था हो रहा है, मतलब सरकारी परीक्षाओं के जो पेपर आउट हो रहे हैं, टेलीग्राम पे पास हो जा रहे हैं, तो उस वो चीज़ें जुड़ती चली गई। तो इसमें क्या हुआ कि जो नए जनरेशन के बच्चे आए, तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि हमारी परीक्षाएँ लगातार जो है खराब होती चली जा रही, तो हमारा जो भविष्य जो है साल दर साल आगे बढ़ता चला जा रहा है। जो नौकरी, अगर मान लीजिए कोई कैपेबल है, ये कैसे पता करेंगे? कोई पता करने का तरीका नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई कैपेबल है, हो सकता है 2029 में उसको नौकरी मिले, लेकिन अगर सही से वो तैयारी कर रहा है तो मे बी कि उसको 27 में ही नौकरी मिल जाए, अगर परीक्षाएं सही से संचालित हो हर तरीके का, हर जगह, हर स्टेट में। मतलब आप कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, बहुत बुरी स्थिति है। तो उसकी वजह से बच्चों ने जो है जंतर मंतर पे यह किया। क्यों किया? अगर आप उनके बातों को समझें, उनके बातों को समझने का प्रयास करें, तो हर बच्चे के मुंह से एक चीज, जो पढ़ा लिखा तबका था, जो समझदार था, जो इस चीज को समझ रहा था, जो बच्चे इस परेशानी को झेल रहे हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि पेपर लीक एक तो है ही चीज जिसकी वजह से हम समस्याग्रस्त हो रहे हैं, हमारी नौकरियां भी हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम साल दर साल हम उसका इंतजार करते हैं, नौकरियां निकलती, वैकेंसी निकलती नहीं है, हम परीक्षा दे नहीं पाते, और परीक्षा देते हैं तो पता चलता है लीक हो जाती है, फिर वो परीक्षा एक साल और टल जाती है। तो ये जो इससे क्या होता है कि उसको नौकरी नहीं मिल पाती, जब नौकरी नहीं मिल पाती तो बेरोजगार रहता है, बेरोजगार रहता है तो बहुत सारी चीजें चलती है, साइड साइड में आपका फिजिकल भी दिक्कत करता है, फिर जो है मेंटली आप परेशान रहते हैं, घर वाले आपके परेशान रहते हैं, अलग से आप घर वालों पे जो है आर्थिक बोझ पड़ता है। अगर आप इसको देखने चले जाएं तो सोन सोन बहुत सारी समस्याएं उसमें इंक्लूड होती चली जाएगी। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने जातीय संगठन में, जो सबसे बड़ी चिंता यह है कि मैंने पहले भी कहा है कि आपके जाति में जो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की जो है वो यह है कि जो आपका प्राथमिक विद्यालय में जो ड्रॉप आउट है वो बहुत हायर है। अगर अति पिछड़ा में या पिछड़ा में देखें, या एससी में, बाकी स्टेट में धानुक है, अगर आप देखें उसमें, तो जो आपके बच्चों का जो ड्रॉप आउट परसेंटेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये ड्रॉप आउट परसेंटेज क्यों है? कोई तो वजह होगी क्यों लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अब सरकारें इतनी सारी चीज़ें चलाती है, मिड डे मील देती है, जो है स्कॉलरशिप मिलता है, ड्रेस मिलता है, किताबें मिलती है, साइकिलें मिलती है, तो उसके बावजूद भी ड्रॉप आउट हो रहे हैं आपके समाज के बच्चे। तो उस पे जो है रिसर्च करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर जाके जो है समाज के बीच में जाके उसका डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं इस रेशियो में। अगर उसी अति पिछड़ा या पिछड़ा का सेक्शन देख लें तो उसमें सिर्फ धनुक के बच्चे ही ज़्यादा परसेंटेज में है ड्रॉप आउट हो रहे हैं, बाकियों के बच्चे कम हो रहे हैं। तो आपको यह चीज़ देखना पड़ेगा, यही तो संगठन का काम हो जाएगा फिर, और ये सबसे बड़ा काम है संगठन का। दूसरा काम है आपका जागरूकता का, आप उसको कर नहीं रहे हैं। अगर कोई बोलता है कि आप जागरूक करिए, तो आप कह रहे हैं कि हम तो बाढ़ पीड़ित में कर रहे हैं भाई, हम वही करेंगे, तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। आप जागरूकता पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए लगातार जो है, अब मैं दिल्ली एनसीआर में देख रहा हूँ तो सारे संगठनों का ट्रेंड ये हो गया है कि जैसे मैं घर पे हूँ, मैंने 5 आदमी को बुला लिया अपने यहाँ, चाय पिलाई, नाश्ता कराया, और मीटिंग हो गई, वही फोटो ले लिया 2-4, और जो है सारे सोशल मीडिया में डाल दिया कि हम शशिधर जी के यहाँ गए और हमने ये मीटिंग कर ली। तो उस मीटिंग का जो आमजन है, जो और भी जगह पे रहते हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा? आपने ये, और दूसरी समस्या क्या है, ऐसे मीटिंगों के साथ घर में जाते हैं, बैठ के हम चाय और नाश्ता करते हैं और फोटो डाल देते हैं। उस अगर आप इस तरीके का मीटिंग का डिटेल अगर पढ़ेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो बस खाली यही चीज लिखी रहती, हम यहाँ गए और इनके साथ हमने समाज के ऊपर चर्चा की। भाई चर्चा क्या किया आपने, यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम जब 2014-15 से हमने शुरू किया था दिल्ली एनसीआर में, तो लगातार हमने चीज़ों को सीखा,
और 17-18 तक आते आते हम जो है पूरा एक पेज लिखते थे उसके ऊपर। जब भी कहीं मीटिंग होती थी, हम किसी के घर पे नहीं जाते थे, कभी नहीं। एक बार मीटिंग हुई थी किसी के घर पे, चूंकि बारिश का मौसम था तो उन्होंने कहा कि आना पड़ेगा, तो हम चले गए थे। अशोकनगर की बात है। तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो घर वाले ने एक कमरा जो है पूरा खाली था, वहाँ पे जो है उन्होंने चटाई बिछाई और हम वहीं पे बैठ के जो है हमने सब आदमी जो 15-20 लोग जमा हुए थे, हम बैठ के वहीं पे हमने बात करी और उस पे जो है चर्चा की। उसका भी डिटेल हमने उसी तरीके से रखा कि इस वाले बंधु ने ये कहा, इस वाले बंधु ने ये कहा, इस वाले बंधु ने ये कहा। अब इस पे जो है चर्चा और आगे बढ़नी चाहिए। कोई मुद्दा अगर किसी ने आज छेड़ा है तो यह चीज़ समझने की आवश्यकता है कि उस मुद्दे को किस तरीके से आप आगे डील करने वाले हैं, यह भी एक समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ऐसे मुद्दों को जो है आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। हो क्या रहा है, ये लोग एक डायरी रखते हैं, डायरी में नोट कर लिया, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन आपने जो डायरी में लिखा या आपने जो रजिस्टर में लिखा, उसमें साइन लिया जो भी मीटिंग में उपलब्ध लोग हैं, क्या वही चीज़ आप सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते लिख के? आप उसकी फ़ोटो मत डालिए, लेकिन आप लिख के तो वही चीज़ डाल सकते हैं। अगर कोई गलती वहाँ पे हो गई तो वो वापस वहाँ फ़ेसबुक पे सुधार हो जाएगी, लेकिन ये भी नहीं कर रहे हैं कोई भी। तो यह जो समस्या है, इससे क्या होगा, हो रहा है कि जो लोग आपको जान रहे हैं उन्हीं के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, उन्हीं के साथ आपकी चर्चाएँ हो रही है। एक नए व्यक्ति के साथ किसी तरीके की चर्चा नहीं हो रही। तो ये जो जागरूकता का जो एक पहल है, ये बहुत सही तरीके से होना चाहिए मुझे लगता है। और हमारे संगठन चलाने वाले, मुझे लगता है कि समय के साथ ज़्यादा समझदार होते चले गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग थोड़ा समझदारी से काम लें और इसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं बार-बार कहता हूँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको उसके लिए आगे आना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, लोग ऐसे ही घर में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं, मैं कैसे जाऊँगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई मीटिंग हो रही है? और तो मैं उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। अब आते हैं कि हमने बात कर ली कि जो है शिक्षा पे, हमने बात कर ली जो है वो जागरूकता पे। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल एविडेंसेस की। हिस्टोरिकल एविडेंसेस में जो है आजकल देख रहा हूँ कि जो है लोग पोस्टर बनाते हैं और उसमें कई सारी गलतियाँ होती हैं। मैंने भी पोस्टर बनाया है, मैंने अब छोड़ दिया, अब मैं वो पोस्टर नहीं बनाऊँगा क्योंकि उसमें कई सारी हिंदी की जो वर्तनी होती है वो गलत है और मैं कोशिश करूँगा कि एआई से ना जनरेट करूँ। और मैं कह रहा हूँ ये कि ऐतिहासिक तौर पे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा जो समाज का जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें समस्या यह है कि हम लोग उसको अ, कह तो रहे हैं कि होना चाहिए, कह रहे हैं बार-बार कि होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी रिसर्च नहीं हो रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कुछ लोग इस तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लेकिन उसका जो है कहीं पे उसका फ्रूटफुलनेस जो है, या अगर आप कहें कि जो है उसकी कोई रिसर्च की कॉपी या इस तरीके का कुछ आपको कहीं पे फ़ेसबुक में किसी भी जो है संगठन के माध्यम से शेयर करता हुआ मिले, ऐसा मुझे प्रतीत दिखता नहीं है। और 1-2 का मैंने देखा भी था जिससे मेरी जो है वो हुई और मैंने उनको बोला भी कि अब मेरा सवाल यही है कि अगर यह इतिहास है, तो इसकी कोई भी कॉपी ईसापूर्व से क्यों नहीं मिल रही है? ये इतिहास नहीं है, ये एक कहानी है जिसको आपको सुनाया गया है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज़ नहीं है और उसका जो है अपने समाज के इतिहास से कोई लेना-देना नहीं है। समाज का इतिहास पढ़ना है आपको, तो आपको जो है एक्चुअल किताबों में जाके फैक्चुअल जो जहाँ पे भी धानु, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या अंग्रेजी हो, उसमें जो लिखा हुआ है आपको वहीं से जो है उठा के देखना पड़ेगा। अ अ, तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आप ये कह लें। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी चीज़ों की कि जो है उस पे, अब शिक्षा में क्या है कि इन लोगों ने एक रट बना लिया है कि हम छात्रावास अपनाएँगे। अब भाई आपने मतलब आपको किसी ने ज़मीन भी दे दिया, आपने छात्रावास भी बना लिया, लेकिन आप उसको रन कैसे करेंगे, इसका किसी तरीके का आपके पास जो है खाका है कि कैसे रन करेंगे, उसके उसके तरीके क्या होना चाहिए, उसके ऊपर कभी आपने बातचीत की, उसके ऊपर अपने ग्रुप में किसी तरीके का डिस्कशन किया कि नहीं आज ये फ़ोकस्ड है कि हम अगर छात्रावास बना रहे हैं, तो उस
उसको हम चलाएंगे कैसे, उसके तरीके क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, उसके एलिमेंट क्या क्या है छात्रावास चलाने के लिए, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई चर्चा नहीं है। इसलिए चर्चा नहीं है, माफ कीजिएगा, क्योंकि इन सब चीजों से जो ये लोग चर्चा करते हैं, ये लोग रूबरू नहीं है। जब आप रूबरू नहीं है इन सब चीजों के लेके, तो आपको जो है किताबों के माध्यम से जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए। अगर आप मान लीजिए कि मैं हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ, मुझे पता है कि हॉस्टल लाइफ में क्या चीजें चलती है, और सरकारी हॉस्टल में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हॉस्टल में क्या होता है छात्रावास में रहते हुए, तो मैं उस अनुभव को देख सकता हूँ, उसको संचालित करने की क्या क्या चीजें हो सकती है उसको अनुभव कर सकता हूँ। जब कोई अनुभव नहीं गेन किया है तो उसके पास क्या तरीका है छात्रावास को समझने का? उसके पास तरीका यह है कि वह किताबों के माध्यम से जाएगा फिर। और आपकी आप समस्या यह है कि जिनको आप यह सोच रहे हैं कि वो छात्रावास बनाएंगे, वो किताब को पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर किताब पढ़ना चाहते तो वो धानुकों का इतिहास निकाल के ले आते। अब एक किताब है धानुक दर्पण नाम से, और उसमें मैंने कईयों को बोला है कि उसमें जो है बिहार के धानुकों के बारे में ये लिखा हुआ है कि वह फल फ्रूट बेचता है। अब इसका कोई साक्ष्य है नहीं, और उसी किताब में हमारे बिहार के बहुत सारे सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों की जो है पूरी बायोडाटा है उसमें पड़ी हुई, और उसमें से किसी ने जो है उस पे एक बार भी जो है क्वेश्चन रेज नहीं किया। क्योंकि क्वेश्चन जो रेज करना मतलब सवाल जो उठाने की जो समस्या है, जब आप खुद सवाल नहीं उठाते हैं किसी गलती पे, तो यकीन मानिए अगर ऐसे लोग संगठन में जाएंगे तो वो सवाल उठाने वाले लोगों से दूर भागेंगे और सवाल उठाने वालों को उल्टा कटघरे में खड़ा करेंगे। मैं यह बोलता हूं कि संगठन की यह जिम्मेदारी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि संगठन की यही जिम्मेदारी है, और अगर संगठन इस चीज से भाग रहा है, और मैं लगातार ऐसे ग्रुप में मैं जोड़ दिया जाता हूं और मैं ऐसी चीजें जब वहां पे बोलता हूं, तो इन संगठन के पदाधिकारियों को अंदर तक कचोट जाता है कि यह ऐसा बोल क्यों रहा है। तो मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है हमेशा। मुझे डिस्क्रेडिट करने से कुछ नहीं होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे डिस्क्रेडिट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जाति के बारे में सोचता हूँ, जाति के बारे में लिखता हूँ और जाति के बारे में पढ़ता हूँ। तीनों चीजें मैं करता हूँ। और मुझे यह कतई पसंद नहीं है कि कोई आदमी जाति के नाम पे गलत चीज करे और उसको बरगलाने का प्रयास करे। यही कारण है कि मैं फेसबुक में बहुत सारे लोगों के पोस्ट पे कमेंट करता हूँ कि कृपया यह गलती ना करें। इसलिए गलती ना करें क्योंकि आप हमारे समाज के, मैंने ये कई लोगों को लिखा भी है, क्योंकि आप हमारे समाज के हिस्सा में, जिस जाति से आता हूँ उसी जाति से आप आते हैं, इसीलिए यह सस्नेह आपको सलाह है कि ऐसी चीजें ना लिखें, ऐसी चीजों से दूर रहें, ताकि आपके आप किसी भी तरीके की समस्या में ना फंसे। यह मेरा काम है। मैं भी कोई भी चीज लिखता हूँ उसको जो है तराजू पे तौलने के बाद रखता हूँ, ऐसे ही किसी चीज को नहीं रख जाता हूँ। अगर मेरे फेसबुक प्रोफाइल को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी वीडियो पोस्ट मैं शेयर करता हूँ उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूरे समाज के किसी एक हिस्से को जो है वो प्रभावित करता है। हो सकता है कई वीडियो से आपको पता चले कि मैं राजनीतिक रूप से किसी पार्टी का जो है विरोध करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वीडियो में यह बताया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज की बात नहीं है, हम उस 85% का हिस्सा हैं जिसका संसाधन 15% इस्तेमाल करता आया है इतने सालों से। और मैं ये लगातार कह रहा हूँ, और उस 15% में आप देखिए कि हमारे अपने ही लोग हैं। अभी मुकेश जी ने कुछ घंटे मतलब मुकेश जी ने एक पोस्ट डाला रिजर्वेशन के बारे में कि फिर से इस प्रोटेस्ट के माध्यम से एक एनडीटीवी पे एक लड़का आया था, उसने जो है रिजर्वेशन हटाने की जो है बात छेड़ दी। अब आप बताइए, उस लड़के को मैंने एनडीटीवी के चैनल स्टूडियो में देखा बात करते हुए इस बात को, और फिर उसी चैनल का उसी एंकर के साथ उस लड़के का वीडियो मैंने कनॉट प्लेस के आसपास कहीं पे देखा है एक क्लिप। अब आप समझिए
क्या आपके पास यह प्रिविलेज है कि आपको यह मौका मिले कि एनडीटीवी के आप स्टूडियो में जाएं, अपनी बात रखें, फिर उसी एंकर के साथ, बड़े एंकर हैं, नाम बड़ा है उस बंदे का, और उसी एंकर के साथ आप किसी और जगह जाके आप वही बात वापस दोबारा से रखें? तो कहने का मतलब यह है कि वह एंकर भी इस रिजर्वेशन के खिलाफ है कहीं ना कहीं, तभी उस बंदे को लेके यहाँ स्टूडियो से लेके जमीन पे घूम रहा है। तो मुकेश जी का जो कहना है कि ये नया डिस्कोर्स शुरू किया गया है आरक्षण के खिलाफ, तो हम 85% की जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि जो हमें आरक्षण मिला है 27% ओबीसी को, 15% जो है एससी को, और 5% एसटी को, वो जो है संविधान के अंदर मिला है। अगर कोई रिजर्वेशन का विरोध करता है तो टेक्निकली वह जो है संविधान का विरोध कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जब प्रोटेस्ट का अधिकार दिया गया है, उसी उसी के समकक्ष जो है कोई और अधिकार मिला है आपको संविधान सम्मत, वो है रिजर्वेशन का अधिकार। अगर रिजर्वेशन के अगेंस्ट ऐसी बातें अब नई सिरे से उठ के आ रही है, तो हमें इस बात का विरोध करना पड़ेगा कि भाई इतने सालों से, अभी पिछले 10 सालों से, लगभग जो है 7-8 सालों से ईडब्ल्यूएस नाम का जो रिजर्वेशन है, उसकी किसी भी तरीके का कहीं पे कैलकुलेशन नहीं हुई। ईडब्ल्यूएस जिन कैटेगरी को दिया जा रहा है, उस कैटेगरी का किसी भी तरीके का पॉपुलेशन काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी 10% उन्हें आरक्षण दिया गया है। तो कहीं पे भी जो है बहुजनों ने, जो 85% जनता है, उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि 10% जो आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस के नाम पे, वो उन लोगों को दिया गया जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो स्वाभाविक है कि अगर 85% उस 10% के विरोध में नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी बाकी जो 27% और 15% और 7.5% है, उसके विरोध में भी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हम अगर उधर विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप भी इधर विरोध ना करें। लेकिन अगर आप उस हिसाब से देखें तो 85% जनता को जो है 49.5% ही आरक्षण मिलता है। और आपने यह भी अब एक नया कानून लगा दिया है कि जो आरक्षित वर्ग है वो अनारक्षित वर्ग में फाइट भी नहीं कर सकता। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो ये जो है ओपन, जो 10% अगर आप इंक्लूड उसमें कर दें, तो इसका मतलब यह है कि 50%, 50.5% जो है वह ओपन है। और उस ओपन एरिया में कौन जा रहा है? वही 15% वाले, जो सो कॉल्ड 15% वाले जा रहे हैं उसमें। तो अब उनके लिए तो 15% के लिए जो है 50% से ज्यादा आरक्षण हो गई, हमारे लिए 85% के लिए 49.5% ही आरक्षण। यह हमारे लोगों को समझने की आवश्यकता है। जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको नहीं समझ आएगा। मेरी इस बारे में भी कई लोगों ने बातचीत की और मेरे फेसबुक पे कई सारा कमेंट किया कि ये आप करते हैं। मैंने कहा कि मेरा बच्चा नीट नहीं दे रहा है, ठीक है, मैं उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जो भविष्य में नीट देंगे, जो अगला बार नीट देगा, कोई और बच्चा नीट देगा, हो सकता है उसमें समाज के हमारे कई सारे बच्चे पास हों और डॉक्टर बनेंगे कल को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो है पास करें और जो है डॉक्टर बने, लेकिन उसके लिए फाइट तो आज ही करनी पड़ेगी ना। हमें तो, हम नहीं जा सकते प्रोटेस्ट में, हमारा काम है, हम नौकरी पेशा लोग हैं, तो हम कम से कम यह समर्थन तो उन बच्चों को दे सकते हैं कि बच्चों की जो है, जो ज़रूरत है, जो वास्तविक में ज़रूरत है, अगर वो परीक्षाएं सही से नहीं कंडक्ट होगी और परीक्षाएं जो है लीक होती रहेगी, तो उसको पढ़ाई में भी तकलीफ होगी, फिर आगे नौकरियों में भी तकलीफ होगी, तो हमारा जनरेशन कहाँ जाएगा? फिर कहीं नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमारे कुछ लोगों ने जेएनयू में जो फीस भरी थी, डीयू में जो फीस भरा, अब हमारे जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं वो डीयू और जेएनयू में नहीं पढ़ा सकते, बहुत ज़्यादा फीस हो गई है। आप इस चीज़ को समझिए। वो जनरेशन जो कौड़ी के भाव में जेएनयू और डीयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों में कौड़ियों के भाव में अपना डिग्री लिया, और क्या कहता है कि जो है नवरत्ना कंपनी में काम किया, जो पहले की एस्टेब्लिश नवरत्ना कंपनी है, एमटीएनएल ले लीजिए, क्या कहता है बीएसएनएल ले लीजिए, ओएनजीसी ले लीजिए, एचपीसीएल ले लीजिए, इस तरह की जो जो नवरत्ना बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत सरकार की, उसमें उन्होंने काम किया, अच्छा पैसा बनाया, अच्छा रुतबा कमाया, और आज जो है वो उनके बच्चे जो है यहाँ पढ़ के विदेश चले गए, और कईयों के बच्चे यहाँ पे जो है बड़े बड़े
पदों पे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसका ये विरोध नहीं करते, वो इसका समर्थन करते हैं। इसलिए समर्थन करते हैं कि उनके बच्चे अब इस लेवल पे पहुँच गए कि अगर 1 लाख रुपए साल की भी हो जाएगी जेएनयू की फीस, तो वो पढ़ा लेंगे। लेकिन आप 1 लाख रुपए साल का फीस देके नहीं पढ़ा पाएँगे, आप समझिए इस चीज़ को। हमारे लिए तो तभी तकलीफ़देह थी जब हम हज़ार रुपए नहीं दे सकते थे जेएनयू में फीस, तो आज हमें जो है लाख रुपए देना पड़ेगा। तो यह जो चीज़ है आपको आपको समझने की आवश्यकता है कि उस शिक्षा का जो एक दरवाज़ा है, वो आपको किसी न किसी तरीके से दूर कर रहा है, आपकी अच्छी ज़िंदगी जो आप सोच रहे हैं, उससे दूर करा जा रहा है। वो दूर करने के अलग-अलग तरीके हो रहे हैं। उस माइन्यूट दूर करने के जो तरीके हैं ना, उसको समझने की आवश्यकता है। यहीं पे संगठन काम करेगा, यहीं पे संगठन जागरूक करेगा अपने लोगों को कि शिक्षा ज़रूरी है। जो हमारे सरकारी संस्थान हैं, वहाँ पे फीस नहीं बढ़ने चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब घरों से आते हैं, उनके लिए भी आज भी उसी तरीके के संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि हमारे गरीब बच्चे पढ़ सकें। अब दिल्ली में कोई बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, आर के पुरम के डीपीएस आर के पुरम में मान लीजिए कोई पढ़ रहा है, और कोई बच्चा मेरे गाँव में पढ़ रहा है, गाँव में छोड़ दीजिए कि ठीक है 10वीं का नहीं है, लेकिन हम अगर गाँव आ जाते हैं, कस्बा कुमड़ी, कुमड़ी में जो है हाई स्कूल है, क्या वहाँ पे जो 10वीं में पास किया हुआ बच्चा है, वह यहाँ पे 10वीं में पास किए हुए बच्चे से कंपेयर कर सकता है, कम्पीट कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। तो यही चीज़ समझने की आवश्यकता है। आपको अपने बच्चों को बताना है, और ताकि आपके बच्चे कहाँ से छठी, 7वीं, 5वीं से ही इस बात को लेके मेंटली प्रिपेयर हों कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारे पास पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो यही चीज़ हमें बतानी है, और यहीं पे संगठन का काम है। मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरे से जितना हो सकता है, मैं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग भी जो है मेरी इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।